हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो चलिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस देख लेते हैं सी सेट के लिए। तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो इसमें सबसे फर्स्ट है कि जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, डिविजिबिलिटी जो बाय टू का क्या रूल है कि इफ़ अगर कोई भी नंबर डिविजिबल है टू से तो उसकी जो लास्ट डिजिट है या तो वो 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए या 8 होनी चाहिए, कुल मिला के इवन नंबर। और अगर डिविजिबिलिटी बाय 3 अगर देखा जाए तो यानी कि कोई भी नंबर डिविजिबल है 3 से, तो इफ़ अगर उसका जो डिजिट का सम है वो डिविजिबल है 3 से, मान लीजिए 184 लिखा हुआ है तो 8 और 1 9 और 4 13, तो यानी कि ये जो सम आया है ये डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तो वो तभी डिविजिबल होगा वो पूरा नंबर 3 से। ओके। इफ़ अगर हम देखना हो कि 4 से कोई नंबर डिविजिबल है तो उसमें क्या होना चाहिए कि जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो नंबर डिविजिबल होने चाहिए 4 से। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं वीडियो कंटिन्यू करने से पहले कि इस वीडियो में जो मैं ये पीडीएफ यूज़ कर रहा हूँ वो आदित्य रंजन सर की यूज़ कर रहा हूँ और इसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। इफ़ अगर आपको ये सारे कंसेप्ट अगर डिटेल में जानने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं सी सेट के, जो कि मैंने सारे लेक्चर्स में कवर कर रखा है। जितना भी सी सेट का सिलेबस है 65 लेक्चर्स हैं और हर एक वीडियो 30 से 40 मिनट की है। आप अभी भी आपके पास टाइम है, आप वो लेक्चर्स देख सकते हैं और अपने सी सेट को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको फॉर्मूलेज बताऊंगा, इन डिटेल चीज़ें नहीं बताऊंगा। डिविजिबिलिटी बाई 5 यानी कि अगर कोई भी नंबर डिविजिबल कैसे बताया जाएगा कि वो 5 से है तो लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ओके। नेक्स्ट अगर 6 से बताना है किसी नंबर की डिविजिबिलिटी तो वो डिविजिबल होना चाहिए 2 या 3 से। 7 से बताना है तो यानी कि आप पहले जो नंबर है उसके लास्ट के 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करिए 2 से एंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उसको रिमेनिंग नंबर से, और फिर ये रिपीट करिए जब तक कि वो नंबर 7 से डिवाइड ना होने लगे, यानी कि मिनिमम बना दीजिए उस नंबर को कि मतलब जस्ट लाइक एक 7 के मल्टीपल में आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ऑब्वियसली बात है वो नंबर डिविजिबल नहीं है। अगर आपको ये डिटेल में जानना है मेरा लेक्चर देख लीजिएगा नंबर सिस्टम पे जाकर। ओके। क्योंकि इसमें मैं फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ, यानी कि आपको ये चीज़ पहले से आती है, आप फॉर्मूलेज पढ़ रहे हैं। और अगर आपको नहीं भी आती हैं तो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज याद करके चले जाएंगे तो आप तब भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। 8 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे, यानी कि लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो डिविजिबल होने चाहिए 8 से। डिविजिबल बाय 9 यानी कि जो सम है डिजिट का वो डिविजिबल होना चाहिए 9 से, जैसे हमने 3 के केस में देखा था। डिविजिबिलिटी बाय 11 यानी कि जो डिफरेंस है जो कि डिजिट्स हैं, यानी कि जस्ट लाइक जैसे जो ओड प्लेसेस पे डिजिट हैं और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट हैं उनका जो सम है, ठीक, या तो वो क्या होना चाहिए इक्वल टू 0 होना चाहिए या मल्टीपल 4 होना चाहिए, यानी कि सम का जो डिफरेंस है, यानी कि जो ओड डिजिट मतलब ओड प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम और जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनके सम को अगर हम माइनस करेंगे, डिफरेंस लेंगे उनका, तो या तो वो 0 के इक्वल होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। कैसे करना है क्या नहीं करना है आप लेक्चर में जाके देख सकते हैं मेरे। ठीक। डिविजिबिलिटी बाय 12 यानी कि 3 और 4 से वो डिवाइड होना चाहिए कोई भी नंबर की अगर हमें डिविजिबिलिटी देखनी है तो। ओके। जो कि 12 से डिविजिबल हो। चलिए ठीक है। नेक्स्ट आपको फॉर्मूलेज में बता देता हूँ। एलसीएम एंड एचसीएफ के, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है दो नंबर का, यानी कि वो किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, उस नंबर के जो एलसीएम और एचसीएफ होता है। इफ़ अगर आपको फ्रैक्शन में किसी का वो निकालना है एलसीएम तो सबसे पहले जो न्यूमरेटर उनका एलसीएम ले लीजिए, नीचे डिनोमिनेटर का एचसीएफ। और अगर आपको एचसीएफ निकालना है किसी भी फ्रैक्शन का जो कि फ्रैक्शन में नंबर दिए गए हैं तो ऊपर वाले का एचसीएफ लीजिए और नीचे वाले का आपको एलसीएम लेना है। ओके। तो ये ध्यान रख लीजिएगा इसमें। ठीक। बाकी एज सच इसमें जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो तो इसमें इतना खास है नहीं, जो भी इम्पोर्टेंट है ना वो ही मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी तो आपके लिए लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक। ये उनके लिए जिनको लास्ट मोमेंट पे फॉर्मूलेस पढ़ने होते हैं। ओके। टाइम एंड डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला पता है कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाता है। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए, पिछली बार कन्वर्जन वाला पूछ लिया था। तो 1 आवर में 60 मिनट, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 माइल में 1.606 किलोमीटर होते हैं, 5 माइल में 8 किलोमीटर होते हैं, 1 यार्ड में 3 फीट होता है। ठीक। ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसमें और फॉर्मूले में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा कि इफ़ अगर कोई भी एक मैन जो है वो किसी एक डिस्टेंस पे जाता है x किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की और वो वापस आता है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, इफ़ अगर उसको आने जाने में t टाइम लगता है,
तो आप डिस्टेंस कैसे बताएंगे, यानी कि एक्स वाई यानी कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स वाई यानी कि जो दोनों आने जाने की स्पीड थी मल्टीप्लाई को डिवाइड करिए किससे, दोनों को प्लस करके आने जाने की स्पीड को, और मल्टीप्लाई बाय टी यानी कि जो जितना उसको टाइम लगा है, तो उससे आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, वो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है, और अगर इस तरीके क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ अगर जो कोई भी मैन है वो जाता है x किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से एंड अब वापस आता है y किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से, और उसको t आवर्स ज़्यादा लगते हैं वापस आने में, तो डिस्टेंस बताइए। तो यानी कि उस समय पर डिस्टेंस कैसे पता चलेगी, आप ऊपर में दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे डिफरेंस ले लीजिए, मल्टीप्लाई यानी कि जितना डिफरेंस आया टाइम का उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको डिस्टेंस पता लग जाएगी। ओके, और एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं तो एवरेज क्या होता है, टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, जितना लिया गया है, जितना टाइम लगा है। एक और इसमें केस आ जाता है जिस टाइम पे जो डिस्टेंस जो कि कांस्टेंट होती है, उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड होती है वो बराबर होती है 2s1 स्पीड इंटू s2 स्पीड अपॉन s1 प्लस s2। जिस टाइम पे डिस्टेंस कांस्टेंट होता है और जिस टाइम पे टाइम कांस्टेंट होता है, उस समय पे एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है आपकी, s1 प्लस s2 अपॉन डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जिस टाइम पे टाइम दोनों को बराबर लग रहा है, ठीक, और जिस टाइम पे क्या होता है डिस्टेंस दोनों की सेम है। ओके, तो इतना ये ध्यान रख लेना, कैसे क्या है वो अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कहाँ देख सकते हैं, वीडियो में जाके देख सकते हैं। ओके, और एक और कंसेप्ट है कि इफ़ अगर कोई भी जो ट्रेन है, स्पीड जो है किसी भी एक ट्रेन की फ्रॉम पॉइंट ए से वो s1 है, फ्रॉम पॉइंट बी से यहाँ से इधर जा रही है तो वो b है, और ये जो t है वो टाइम आफ्टर विच दे मीट ईच अदर, यानी कि जिसके बाद वो एक दूसरे से मिलती हैं ट्रेनें, यानी कि t वो टाइम है, t1 यानी कि टाइम लिया गया है ट्रेन 1 के द्वारा रीच करने पे अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि ऑब्वियसली बात है एक ट्रेन ए की तरफ से जा रही है, एक बी की तरफ से आ रही है, बीच में वो कहीं पे मिलेंगी भी, तो ये टी वो टाइम है, इसकी स्पीड s1 थी, इसकी स्पीड s2 है, इसका टाइम अपने ए पॉइंट से बी पहुंचने में t1 लगा, और बी पॉइंट से किसी ट्रेन को पहुंचने में ए तक क्या लगा, t2 लगा। अब उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है कि टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट कर लीजिए t1 इंटू t2 का है, और स्पीड का रेशियो s1 अपॉन s2 बराबर होता है t2 अपॉन t1, यानी कि कोई भी एक क्वांटिटी पूछ लेता है, टोटल डिस्टेंस निकालनी होती है स्पीड इंटू टाइम, यानी कि s1 t1 प्लस s2 t2, यानी कि तो आपको टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक, तो ये बेसिक फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रख लेना। बोट एंड स्ट्रीम का अगर देखा जाए तो स्पीड जो होती है किसी भी बोट की, एक स्टिल वाटर में b होती है, ठीक, और स्पीड इफ अगर देखी जाए स्ट्रीम की, स्पीड देखी जाएगी स्ट्रीम की, यानी कि धारा की प्रवाह, यानी कि जो नदी की जो प्रवाह है, धारा की चाल जिसको बोलते हैं। ऐसे अगर कोई नाव ऊपर से नीचे आ रही है डाउन स्ट्रीम, यानी कि ऑब्वियसली बात है ऊपर से नीचे नदी भी बह रही है, मान लेते हैं गंगा पहाड़ों में से नीचे बह रही है, एक तो नदी की स्पीड और एक उस बोट की स्पीड, तो यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड में क्या होगा b प्लस एस, अप स्ट्रीम यानी कि आप गंगा के जस्ट अपोजिट तैर रहे हैं मान लीजिए, तो ऑब्वियसली बात है जो आपकी स्पीड है और जो नदी की स्पीड है उसमें से माइनस कर दीजिए, यानी कि जो स्पीड है बोट की, एक तरीके से इसमें हम बोट की बात कर रहे हैं कि अगर हम बोट को लेके जा रहे हैं नदी के अपोजिट डायरेक्शन में तो b माइनस एस होगा, ठीक, और स्पीड निकालनी है बोट की इन स्टिल वाटर, तो 1/2 करना होगा किसका, डाउन स्ट्रीम स्पीड का प्लस अप स्ट्रीम स्पीड का, या स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की तो 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक, तो इसका ध्यान रख लीजिएगा। बाकी एज सच अगर एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इफ़ अगर टोटल टाइम लिया गया है किसी बोट के द्वारा एक डिस्टेंस टी को टी के लिए एंड रीच बैक टू इट्स इनिशियल पॉइंट पोजीशन इज टी, तो उस समय पर आपको डिस्टेंस बताने की, अगर वो कोई भी एक टाइम लेती है टी और डिस्टेंस टी में जाने और वापस आने के लिए इनिशियल पॉइंट से, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, तो टी इक्वल टू बी, डिस्टेंस इक्वल टू टी बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2b, एवरेज स्पीड जो कि बोट की कैसे निकलती है बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर अपॉन 2b, ठीक, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बाकी इतने ज़्यादा मैं आपको खुद भी नहीं बता रहा हूँ। ओके, बाकी प्रोपोर्शन वगैरह इतने आपके यूपीएससी में तो इतना नहीं आता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के जो ये फॉर्मूलेज दे रखे हैं इसमें, ठीक, तो जितना जितना इम्पोर्टेंट है मैं थोड़ा थोड़ा वही बता दे रहा हूँ। एलिगेशन अगर जस्ट लाइक जैसे वो पूछ लेता है कई बार, क्या देता है कि पॉपुलेशन में इंक्रीज़ हुआ है मेल की, डिक्रीज़ हुआ है फीमेल की, तो ओवरऑल इंक्रीज़ कितना हुआ है, फिर आपसे इनिशियल नंबर पूछ लेता है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, इसमें से
इसमें से इसको माइनस कर दो तो इनका रेशियो आपको निकल जाएगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन का आप लेक्चर देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा, अगर आ जाता है तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। ओके चलिए आगे, एवरेज यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं कि एवरेज फार्मूला क्या होता है, टोटल सम जितने भी नंबर दिए गए होते हैं या नंबर ऑफ आइटम जो भी इन द सेट, यानी कि कितने, जस्ट मान लीजिए 10 नंबर है तो डिवाइड बाई 10 आएगा, उन 10 नंबर का सम। अगर हमें निकालना हो एवरेज फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का तो n+1/2, ठीक। एवरेज निकालना हो स्क्वायर का फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर के तो n+1 2n+1/6। एवरेज निकालना हो क्यूब का फर्स्ट नेचुरल नंबर का तो n+1 का स्क्वायर बाई 4, ठीक। कंसेक्यूटिव इवन नंबर का अगर निकालना हो हमें क्या, एवरेज फर्स्ट एंड इवन नंबर का n+1, एवरेज निकालना हो स्क्वायर का फर्स्ट एंड इवन नंबर के तो 2n+1 ब्रैकेट में 2n+1/3। एवरेज निकालना हो फर्स्ट क्यूब फर्स्ट एन इवन नंबर का तो 2n+1 का स्क्वायर। फॉर कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर तो एवरेज निकालना हो फर्स्ट ऑड नंबर का तो वो n होता है, एवरेज निकालना हो स्क्वायर का फर्स्ट एन ऑड नंबर का तो 2n+1 2n-1/3। एवरेज निकालना हो क्यूब का फर्स्ट एन ऑड नंबर का तो n 2n² - 1 होता है। एवरेज निकालना हो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का तो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइडेड बाय 2 उसका फॉर्मूला होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए बाकी तो हाँ ठीक है। अगर बॉलिंग का एवरेज अगर आपसे पूछ लिया जाए, बॉलिंग का एवरेज क्या होता है कि टोटल रन कितने दिए हैं उस बॉलर ने और डिवाइड बाय टोटल विकेट कितने लिए हैं। बैटिंग का एवरेज यानी कि टोटल रन कितना स्कोर करा है और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स उसने कितनी खेली हैं, तो उससे वो पता चल जाता है। टाइम एंड वर्क, देखो इफ़िशियंसी इनटू टाइम हमें बता देता है कि टोटल वर्क कितना हुआ है। इफ़ अगर कोई भी एक ए मैन वो काम करता है एक्स डेज में, वी जो है उसी काम को वाई डेज में करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे तो XY/X+Y, ठीक। इफ़ अगर ABC करते हैं किसी काम को, ठीक, तो आपसे बोला जाता है देन दे विल टुगेदर कितने दिन में वो कंप्लीट करेंगे, XY/XY+YZ+ZX से डिवाइड कर देंगे, ठीक। ये तो बेसिक्स से फॉर्मूलेज हैं, ओके। इफ़ अगर वर्किंग A alone takes A days more than A and B working alone takes B days more than A and B, यानी कि इफ़ अगर जो A है वो अकेला काम करता है तो जितना ये दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं तो उसको A मोर डेज लगते हैं, यानी कि जितने वो साथ काम कर रहे हैं, ठीक, उनसे ज़्यादा दिन लग जाते हैं। A यानी कि वो दिन है और B अगर अकेला काम करता है तो उसको B दिन ज़्यादा लगते हैं, दोनों के कंबाइन करने के वर्किंग में जितना टाइम लग रहा है उससे। तो अगर हमें निकालना हो कि ये दोनों कितने दिन में फिनिश कर रहे होंगे वर्क को, तो अंडर रूट कर दीजिए A × B का, जितने भी दोनों दिन को ज़्यादा दिन लग रहे हैं। और ये आपका MDH फॉर्मूला तो पता ही है, M1 दिखाता है कि कितने, इस पे तो आता है ये क्वेश्चन कि इफ़ अगर M1 मैन जो है वो W1 वर्क को करते हैं D1 डेज में एंड H1 आवर्स में पर डे, तो M2 मैन कर रहे हैं W2 वर्क को D2 डेज में एंड H2 आवर्स पर डे, तो M1 D1 इंटू H1/W1 इक्वल टू M2 D2 H2/W2, ठीक। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। परसेंटेज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कौन कितने के बराबर होता है, 1/2 50% के, 1/3 क्योंकि इससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, 1/3 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 2/3%, 1/7 14 2/7%, 1/8 12 1/2%, 1/9 11 1/9%, 1/10 10%। ये तो मैंने आपको बताया कैसे चेंज कर सकते हैं कैसे नहीं। और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस में से हम माइनस कर देते हैं कॉस्ट प्राइस को, लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देते हैं। इफ़ अगर जो रेट है गेन और लॉस का अगर दिया गया हो तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, CP 1 माइनस लॉस %/100 या 1 प्लस गेन %/100। CP अगर निकालना होता है SP अपॉन डिवाइडेड में 1 प्लस गेन %/100 या SP/1 माइनस लॉस %/100। इफ़ अगर जो गेन और लॉस है ऑलवेज, मतलब ऑब्वियसली बात है कैलकुलेट तो होता है, ये कॉस्ट प्राइस से ही कैलकुलेट होता है, तो ठीक। इफ़ अगर SP ग्रेटर देन है तो देन गेन क्या होगा, SP माइनस CP, और गेन परसेंट इक्वल टू गेन इंटू 100/CP। इफ़ SP स्मॉलर है CP से तो लॉस होगा, ठीक, SP माइनस CP, लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस इंटू 100/CP, ठीक। इन गेन परसेंट कंडीशन तो SP कितना होगा, SP इक्वल टू CP 1 प्लस गेन %/100। लॉस परसेंट की कंडीशन दे रखी है तो SP इक्वल टू CP 1 माइनस लॉस %/100।
CP अपॉन MP यानी कि 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट वाई लॉस परसेंट, ठीक, तो इसको ध्यान रख लेना। ओके, इफ़ दो आइटम जो कि सोल्ड करे गए हैं सेम प्राइस पे और ईच एट एक्स, वन एट अ प्रॉफिट ऑफ P% एंड दूसरे पे लॉस है P% का, मतलब सेम सामान को सेम प्राइस पे बेचा गया है, दो आइटम्स को सेम प्राइस पे बेचा गया है, एक पे X% का प्रॉफिट हुआ है, एक पे रुपीज़ एक्स का, ईच एट रुपीज़ एक्स प्राइस पे बेचे गए हैं, तो एक पे P% का प्रॉफिट हुआ, दूसरे P% का लॉस, यानी कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना लॉस, तो बताइए लॉस कितना हुआ, तो P% अपॉन 100% कर दीजिए तो सबको लॉस पता चल जाएगा, ठीक। तो इतना आपको ये ध्यान रखना है इसमें। बाकी सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता है, ऐसा इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट ए इक्वल टू P1 + R अपॉन 100 और ब्रैकेट में T, ठीक, ये आपको पता होगा। ये एक डिफरेंट कैलकुलेशन करना है, 2 साल का जो CI है आप सीधा ही निकाल सकते हैं, 5% के रेट से 10.25% होता है, ये आप देख लीजिएगा टेबल को, ठीक। अगर आपको ये निकालना था तो ठीक है, वरना सक्सेसिव मेथड लगाने से कर सकते हैं, वरना इसके मैंने और भी कंसेप्ट और फॉर्मूले बता रखे हैं लेक्चर्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आपको जानना ही है तो। ये स्टैटिक्स में आपको एक ही फॉर्मूला ध्यान रख लेना है यहाँ से, देखो, बाकी तो ऐसा मेरे हिसाब से आपको ध्यान रखने की इतनी ज़रूरत है भी नहीं। वो बताओ एम्पेरिकल फार्मूला, हाँ एम्पेरिकल फार्मूला बताने वाला था मैं। एम्पेरिकल फार्मूला अगर किसी को पता है तो बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। मीडियन इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक। अभी इसमें मैं आपको 2D के फॉर्मूले बता देता हूँ, 2D के फॉर्मूले थोड़े से मेंसुरेशन के जो कि आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगे, और सर्ड एंड इंडाइसेस भी बता देता हूँ थोड़ा सा। पहले मेंसुरेशन 2D एंड 3D के बता देते हैं, फिर इंडाइसिस एंड सर्ड के देख लेते हैं। ओके चलिए ठीक है, मैं आपको देखो वैसे 2D के फॉर्मूले इतने आपके लिए इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बस बेसिक बता देता हूँ। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ये तो पता ही होगा। पेरीमीटर निकालना होता है, तीनों साइडों का सम कर दो, सेमी पेरीमीटर तीनों साइडों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दो, ठीक। बाकी इतना ही है, हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह नहीं ध्यान रखना है। एरिया निकालना होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक, इतना ध्यान रख लो। जितना मैं बता रहा हूँ उतना उतना ध्यान रख लो बस। इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर सेमी पेरीमीटर निकालना हो तो 3a डिवाइडेड बाई 2, हाइट निकालनी हो तो √3a/2, एरिया निकालना हो तो √3/4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर आपको करना होगा, ठीक। ओके बाकी इसमें एज सच इतना मेरे हिसाब से नहीं, आप इसमें इतना ध्यान मत रखो। बाकी हीरोन्स फार्मूला वगैरह और राइट एंगल ट्रायंगल में आपको पता है क्या, हाइपोटेनियस वाला H² इक्वल टू P² प्लस B², हाइपोटेनियस वाला जो होता है। सर्कल में एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr², सरकमफ्रेंस निकालते हैं 2πr। एरिया ऑफ सेमी सर्कल πr²/2, सरकमफ्रेंस निकालना हो सेमी सर्कल का तो πr + 2r निकाल सकते हैं। एक क्वाड्रेंट का निकालना हो तो 1/4 πr², ठीक, इतना ध्यान रख लो। बाकी इसमें इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है, जितना मैं बता रहा हूँ उतने फॉर्मूले भी ध्यान रख लोगे ना, ठीक है। 3D वाले फॉर्मूले देख लेते हैं, एट लास्ट में ही बता देता हूँ। 3D वाले फॉर्मूले लास्ट में टेबल है, देखो। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, टोटल सरफेस एरिया 6 इंटू साइड का स्क्वायर, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू साइड का स्क्वायर, क्यूबॉइड का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट LB + LH + BH, ठीक, ये ओके। और CSA क्या होता है, 2LH ब्रैकेट में प्लस बेस इंटू हाइट, सिलेंडर πr²h, टोटल सरफेस एरिया 2πr + h, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr/h, कोन 1/3 πr²h, टोटल सरफेस एरिया πr + l, CSA πrl, ठीक। L की वैल्यू निकालते हैं √r² + h²। स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr3, टोटल सरफेस एरिया 4πr², और कर्व्ड सरफेस एरिया 4πr²। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 πr3, टोटल सरफेस एरिया 3πr², कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², ठीक। ओके बाकी इसमें ज्योमेट्री वगैरह इतना यार ये आपके लिए नहीं है। इसमें से कुछ हल्का सा फॉर्मूला बता देता हूँ, सारे अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले नहीं, बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि कई बार कुछ इक्वेशन बन जाती है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, a - b का a² + b² - 2ab, और a² - b² किसके बराबर होता है, a + b a - b के, ठीक। इतना ध्यान रख लो इसमें। बाकी ज़्यादा तो मैं नहीं बताने वाला इसमें, ठीक, क्योंकि इतना आपको चाहिए भी नहीं है।
जितना आपको याद रखना है सिर्फ उतना हम बता दे रहे हैं। देखो हाँ, ये तो आपको पता हो गया बेसिक फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो बेसिक ही है। चलो बाकी तो सच इतना कुछ खास नहीं। सर्टेन इंडाइसिस बता देते हैं। सर्टेन इंडाइसिस अगर मान लीजिए कि ये इस्तेमाल होता है नंबर सिस्टम में। देखो इफ़ अगर दो नंबर है, दोनों की पावर अलग अलग दे रखी है, जैसे ए एम और एन, तो इनकी जो पावर है वो सेम हो जाती है अगर नंबर सेम है तो। ब्रैकेट में पावर दे रखी है, जैसे एम पावर दे रखी है एन, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती है पावर आपस में। इफ़ अगर 1/a की पावर एन दे रखे है, यानी कि कोई भी नंबर दे रखा है, मान लीजिए 2 स्क्वायर, तो अगर उसको सिंपल लिखना हो तो 2 की स्क्वायर -2 लिखेंगे आप। इफ़ अगर मान लीजिए कोई नंबर दे रखे है इस तरीके से कि 2 की 4 पावर दे रखी है और डिवाइड में 2 की 2 पावर दे रखी है, तो अगर आपको उसको नॉर्मल में लिखना है तो आप उनकी पावर को माइनस करेंगे, यानी कि 2 की 4 की पावर में से माइनस कर दीजिए जो डिवाइड में 2 का स्क्वायर था 2। ठीक, तो 4 - 2 2 हो जाएगा। ठीक, ए बी के पावर एन दे रखी है तो ए एन, यानी कि दोनों दोनों नंबर की पावर को वो डिफाइन करता है ए एन बी एन। ठीक, और अगर इस तरीके से पावर दे रखी है ए अपॉन बी का एन, तो ए एन अपॉन बी एन, यानी कि ए एन डिवाइडेड बाई बी एन वो लिखा हुआ है। ठीक, अगर किसी नंबर की 0 पावर दे रखी है तो वो 1 के इक्वल में होता है। तो ये तो आपको पता ही होगा, मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बताऊंगा इसमें। ओके, और इसमें यार देखो एज सच मैंने ये वीडियो में तो करा ही है अपने लेक्चर्स में, बट मैं यहाँ पे आपको कुछ ही चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक, जैसे आपको इसमें पूछ लिया जाए कभी कि √50 इस तरीके से नंबर दे रखा है, √56 + 56 और प्लस इन्फिनिटी तक, तो इसमें पूछ लिया जाए कि इनमें से इसको सॉल्व करिए। ठीक, तो आप 56 के ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस 1 आता हो, तो 8 7 या 56 होते हैं, तो जो लार्जेस्ट नंबर है प्लस वाले केस में वो 8 इसका आंसर होगा। 90 वाले केस में भी वही, इसका ऐसे फैक्टर करिए जिसका डिफरेंस क्या होता हो 1 आता हो, तो 10 × 90 होते हैं। अब माइनस वाले केस में जो स्मॉलर नंबर है क्या है 10 और 9 में 9 है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि √90 √90 -√90 इस तरीके से अगर दे रखा है तो। ठीक, बाकी मैंने ये वीडियो में करा रखे हैं। अगर कोई नंबर मान लीजिए इस तरीके से दे रखे हैं √7 √7 √7 करके, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगाना है अगर इसको सॉल्व करना है। देखो ये कितने दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। ठीक, तो आपको क्या करना है 7 2 की पावर 6 -1 डिवाइडेड में 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितने होता है 64 64 - 1 63 और डिवाइडेड में 64, सिंपल इतना लिखना है। ठीक, इफ़ अगर आपको इन्फिनिटी की सीरीज़ दे देता है वो, तो वो उसका वही आंसर होता है, यानी कि जैसे कि ये दे रखा है मान लीजिए √7 इन्फिनिटी तक दे रखा है, तो इसका जो आंसर होगा वो 7 होगा, सिंपल। ठीक, इतना ध्यान रख लेना, बाकी इतना ज़्यादा मत जाओ इसमें डिटेल में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी कि एपी में फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है, तो अगर कोई भी nth टर्म निकालनी है एपी की, तो tn = a + n - 1d फॉर्मूला होता है, आपको पता ही है। सम निकालना हो तो sn = n/2 2a + n - 1d इसका फॉर्मूला होता है। 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कौन कौन सी होती हैं, कैसे हम पता करते हैं 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, यानी कि कोई भी टर्म मान लिए उनमें से d माइनस कर दीजिए, यानी कि मान लीजिए 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मान लें तो a - d a और a + d, 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म a - 3d a - d a + d a + 3d। ठीक, बाकी ठीक, बाकी ऐसा सच इतना कुछ खास है नहीं। ओके, और एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, प्लीज़ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा वीडियो में जाके। आप ये चैप्टर तो ज़रूरी देख लीजिएगा। ठीक, वो मैंने एनसीईआरटी से कराया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। और ट्रिग्नोमेट्री इतना तो आपको आता नहीं है, बस इतना ही आता है, ये ध्यान रख लेना। जैसे ये ट्रिक है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, यानी कि ये क्या है, पी से पाइथागोरस, बी से बेस, नीचे हाइपोटेनियस, एच से SCT यानी कि साइन कोस टेन, बस इतने इस्तेमाल होगा। अगर हुआ तो आपके वो हाइट एंड डिस्टेंस का कोई कभी क्वेश्चन दे देता है तो साइन यानी कि पाइथागोरस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन पाइथागोरस अपॉन बेस। ठीक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पाइथागोरस बोल रहा हूँ, सॉरी। ठीक, बाकी इनकी वैल्यू दे रखी है, ये साइन 0 की क्या वैल्यू होती है 0, साइन 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1 होती है। ठीक, इतना ध्यान रख सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि ये हाइट एंड डिस्टेंस में काम आ जाता है। बाकी तो ऐसा आपको इतना कुछ ये ध्यान नहीं रखना है। ठीक,
अब मैं आपको इसमें से कुछ वो बता देता हूँ, क्या नाम है, जो कि आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कि आपको क्यूब याद रखने हैं, स्क्वायर याद रखने हैं एटलीस्ट 30 तक, और टेबल याद कर लीजिएगा 20 तक। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे कुछ मैथ्स के, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, बाकी मैं अभी भी लास्ट में एक ही चीज़ बोलूँगा, आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ज़रूर देख लीजिएगा मेरे वीडियो से, नंबर सिस्टम खासकर, और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा, सड एंड इंडाइसिस देख लीजिएगा। ओके, और परसेंटेज देख लीजिएगा। ये 4-5 चैप्टर तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, वो मैं डाउट आपका नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।